दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो जैसा कि आप सबने नोटिस किया होगा कि इस साल के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए गए। जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट उनके द्वारा किया गया वो नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लेकर के था। हालांकि ये मिशन हमारे लिए नया नहीं था, क्योंकि इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा भी बजट भाषण में कहा गया था कि हमारे देश में नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे कहा कि 2047 तक, यानी कि एक ऐसा साल जब हम आज़ादी के 100वें वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो उस साल तक हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा एनर्जी में। यानी कि देखिए, अभी जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो सोर्स होता है उसके लिए हम दूसरे देश पे निर्भर हैं। तो 2047 तक वो जो निर्भरता है वो खत्म करने का लक्ष्य रखा गया नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत। बेसिकली यहाँ पे अगर हम एनर्जी के बारे में बात करें तो चाहे बात हो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने से लेकर के जो रोड पे गाड़ियां चलती हैं वहां तक, इन सभी में एनर्जी का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे एनर्जी को प्रोड्यूस करने का जो सोर्स है वो भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लिए जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है फॉसिल फ्यूल, यानी कि जीवाश्म ईंधन, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन सब का इस्तेमाल करके हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना ना ही तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है ये। दूसरा चीज़ ये है कि जिस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं है जब ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगा। तो इसीलिए पूरी दुनिया के द्वारा जो है इसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है कि इसके जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, भारत के भी द्वारा। अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना क्यों सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को फॉसिल फ्यूल के लिए दूसरे देश पे निर्भर होना पड़ता है। हर साल हम 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए। ऑयल का जितना नीड है हमारे देश में उसका 85% हम बाहर देश से मंगाते हैं, और यहाँ पे जो नेचुरल गैस का रिक्वायरमेंट है हमारे देश में उसका भी आधा हमारा जो इंपोर्ट करना पड़ता है हमें। अब ऐसा नहीं है कि भारत के द्वारा जो है इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं। भारत का यहाँ पे अल्टीमेट एम ही यही है कि जो फॉसिल फ्यूल है उसके जगह पे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करें, यानी कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके जो हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं उसके जगह पे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करें। 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के तहत भारत ने ये ऑब्जेक्टिव रखा है कि 2030 तक भारत में जो पावर का जो जनरेशन होता है उसका 40% रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हो। तो इस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखिए, दुनिया के सामने ये एक बड़ा समस्या है, ना कि सिर्फ भारत के सामने, कि फॉसिल फ्यूल का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी बन करके सबके सामने आए हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे एनर्जी नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इससे एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी खासियत जो इसकी है ये है क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इसके द्वारा हाइड्रोजन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट होगा। ठीक है, यानी कि जो इसका बाई प्रोडक्ट होगा, एक तो एनर्जी होगा ही, जो एक बाई प्रोडक्ट होगा वो वाटर होगा इसका, जो कि हमारे वातावरण के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। इसके अलावा देखिए, इसको प्रोड्यूस करने का जो अलग अलग सोर्सेस है, जैसे कि नेचुरल गैस, बायोमास, बहुत सारा सोर्स है। रिन्यूएबल पावर में जैसे सोलर, विंड, वाटर, ये सब सोर्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम एनर्जी को हाइड्रोजन के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल भी काफ़ी जगह पे किया जा सकता है। आपने हाइड्रोजन कार के बारे में सुना होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करके रन किया जाता है। घरों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे किया जा सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी देखते हुए भारत के द्वारा जो है 2 कदम आगे बढ़ करके कहा गया है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन को हम लॉन्च कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए। यानी कि हमारा जो एम है कि एनर्जी के सोर्स में हम आत्मनिर्भर बने, वो किस पे बेस्ड है, वो हम कह रहे हैं कि हमारा जो एनर्जी का सोर्स होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो पहले आपको पता चल गया कि 2047 तक नेशनल हाइड्रोजन मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि 2047 तक भारत सेल्फ रिलायंस बने एनर्जी में। और यहाँ पे दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि हमारे देश को ग्लोबल हब बनाना, ग्लोबल हब बनाना ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी। यानी कि हम इसका प्रोडक्शन तो करें ही, बल्कि हम इसका एक्सपोर्ट भी करें। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में तो आपने बचपन से सुना होगा कि ये गंधहीन होता है, इसमें कोई गंध नहीं होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है इसका। ठीक है, कंबस्टाइबल होता है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है। लेकिन आपने यहाँ पे इसके बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बहुत कम सुना होगा। देखिए, कंबस्टेबल यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ये काफ़ी ज्वलनशील है। एक और बात बताना जरूरी
वही है कि ये हमारे अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा मौजूद तो है, ठीक है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा है, इसकी मात्रा बहुत है, लेकिन ये आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा। जैसे कि वाटर का आपने सुना होगा केमिकल नाम क्या है, H2O। तो अगर आपको हाइड्रोजन चाहिए तो आपको यहाँ पे जो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं इसको आपको अलग करने पड़ेंगे, ठीक है, इस हिसाब से आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पे इसका जो इस्तेमाल होता है वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है, जैसे कि आपको पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, एरोस्पेस एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे तो आपको क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, आपको अलग करना पड़ेगा अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्म से, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब यहाँ पे जो अलग अलग तरीके से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, ठीक है, उसी तरीके के हिसाब से जो है अलग अलग हाइड्रोजन होता है। कोई ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है, कोई ब्राउन हाइड्रोजन कहलाता है, कोई ब्लू हाइड्रोजन कहलाता है। ग्रीन हाइड्रोजन के ही बारे में हम बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया में जो है, इंडिया को हब बनाएंगे प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन का, और यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए भी इसको हब बनाएंगे। तो देखिए ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर हम सबसे पहले बात करें इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए कैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, तो हाइड्रोजन को जो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है गैसिफिकेशन ऑफ कोल, और दूसरा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन। मीथेन के बारे में आपने सुना होगा, एक नेचुरल गैस है और इसका जो फॉर्मूला है, केमिकल नाम है, वो क्या है, CH4 है। यानी कि यहाँ पे एक कार्बन के आपको एटम मिलेंगे और आपको 4 किसके मिलेंगे, हाइड्रोजन को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन जो अलग करने का प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, जो इसका जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। तो ये बेसिकली क्या है, ये कार्बन फ्रेंडली नहीं है ये प्रोसेस। यहाँ पे जो हाइड्रोजन को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजन को जो आप अलग कर रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म से, तो यहाँ पे ये जो आपका प्रोसेस है ये क्या है, कार्बन फ्रेंडली नहीं है, और इसीलिए ये क्या कहलाता है, ब्राउन हाइड्रोजन कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और हाइड्रोजन का फॉर्म है वो है ब्लू हाइड्रोजन। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें भी स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन के प्रोसेस से जो है हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, एटमॉस्फेयर में इसको नहीं, मतलब एटमॉस्फेयर में इसको रहने नहीं दिया जाता है, इसको रोक दिया जाता है, ठीक है, स्टॉप कर दिया जाता है, स्टोर करके रख दिया जाता है। और ये फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ब्लू हाइड्रोजन कहलाता है। ये कार्बन फ्रेंडली होता है, ठीक है, कंपेयरिंग टू आपका पुराना वाला जो है आपका प्रोसेस, जो ब्राउन हाइड्रोजन है फॉर्म, उससे ये कार्बन फ्रेंडली होता है। अब बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। तो देखिए ग्रीन हाइड्रोजन जो जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो किसी भी प्रकार का ये जो है ऐसा पदार्थ जो इसका बाई प्रोडक्ट होता है, कोई ऐसा नहीं होता है कि हमारे वातावरण को ये दूषित करे। इवन इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो वाटर होता है, जो कि बिल्कुल भी हमारे वातावरण को दूषित नहीं कर सकता है। बेसिकली यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन कैसे, उसको ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसका यहाँ पे प्रोसेस है जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ये बेसिकली इसमें होता क्या है कि वाटर में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से। अब ये इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से, अब अगर ये इलेक्ट्रिसिटी रेनेबल हो तो यही क्या कहलाता है, ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना इतना ईजी है तो इंडिया ने यहाँ पे 25 साल का टारगेट क्यों रखा है कि 25 साल में हमारा देश हब बनेगा प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के ग्रीन हाइड्रोजन का। तो देखिए यहाँ पे ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे देश में अभी ग्रीन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। हालांकि हमारे देश के द्वारा काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं ब्लू और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। हालांकि क्योंकि देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे प्योर फॉर्म में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा ये कंबस्टेबल है। यहाँ पे बेसिकली इसका क्या किया जाएगा, जो जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसमें मिक्स करके इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत सरकार के द्वारा दिल्ली के 50 बसेस में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो है सीएनजी के साथ मिला करके हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में अलग अलग शहरों में भी है जो इस प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो देश में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को स्टैब्लिश करेगी। उसके अलावा जो रिलायंस एनर्जी है उन्होंने भी कहा है कि $600 बिलियन वो खर्च करेगी फैक्ट्री को बिल्ड करने में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए। तो ये सब बातें यहाँ पे कही गई है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे देश में डेवलप किया जाएगा। अब आपको ये बताना है कि आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।